नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सव्य सावणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्य पापम पणासड़ो, मंगलानंच सव्य सिंह, परम हवई मंगलम, परम हवई मंगलम। भगवान महावीर स्वामी की जय। यस गौरव जी, प्लीज गो अहेड। तो सर हम लोग डॉक्टर राकेश बख्शी को अब ज्वाइन कर रहे हैं अपने अपने जूम में। हम लोगों के तो मतलब बचपन से ही he's been हमारे घर के गो टू डॉक्टर हैं, और अदरवाइज ही इज अ चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट विद अ प्राइवेट प्रैक्टिस एट शिवालिक। तो अभी हमने हमारे घर में जितने भी केसेस हुए हैं अभी कोविड के, वो सब अंकल ने टेकअप करके अंकल ने ये सब मैनेज करे रिमोटली, एंड वीव ऑल डन क्वाइट वेल। तो मतलब दैट इज हाउ आई कैन इंट्रोड्यूस हिम इन टर्म्स ऑफ अभी का जो हमारा सिनारियो है। अब तो आई विल जस्ट ट्रांसफर टू डॉक्टर बख्शी एक बारी। let me just take this and then I'll pass it out to him. Doctor साहब, डॉक्टर साहब, आर यू प्रेजेंट? हम लोगों का ये जो ग्रुप है, छोटा फैमिलीज का ग्रुप है, लेट मी जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एंड देन वी विल टेक दिस मैटर अप। हमारे टोटल 20 फैमिलीज हैं जो इस ग्रुप का पार्ट हैं, जिन्होंने ये जो आज जिस समस्या के हम शिकार हैं, इस समस्या को समझ लिया था पिछले साल अप्रैल में ही, और इस समस्या को समझकर इसके समाधान के लिए गौरव जी, हमारे मनोज जी हमारे बीच में है, योगेश भाई दिख रहे हैं, इधर हमारी बहन जी मधु जी दिख रही हैं, पुनीत भाई हैं, काफी लोगों को आप जानते हैं। इन सारे लोगों ने, क्रिस्टी है, काफी लोगों ने मिलकर काफी विचार कर काफी लंबा चौड़ा एक प्लान बनाकर एक साल गुजार दिया हम लोगों ने। एक साल तक तो इसका संघर्ष जो रहा उसमें आप लोगों तक आना नहीं पड़ा, लेकिन ये जो साल प्रारंभ हुआ, जो अप्रैल से प्रारंभ हुआ, इसमें इतना कंफ्यूजन है कि कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल शेड्यूल हमको नहीं मिलता, पैटर्न नहीं मिलता, प्लान नहीं मिलता। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतने ज्यादा इंटरव्यूज हैं, डॉक्टर्स के भी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स के भी हैं, साइंटिस्ट के भी हैं, ग्लोबल हैं, लोकल हैं। इन सारी चीजों के बीच में जो प्रॉब्लम असल में क्या है, प्रॉब्लम जब तक समझ में आती है तब तक पेंडेमिक का एक सही पर्सपेक्टिव नजर आने लगता है कि ये पर्सपेक्टिव ही पर ही हम विचार करते रह जाते हैं। आपसे हमारी परसों बात हुई, परसों बात करके और भी लास्ट वीक में एक इसी तरीके का हमने सेमिनार किया, जो वो भी चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, पल्मोनोलॉजिकल प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में, उन्होंने भी 1 घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन दिया, लेक्चर दिया। तो एक ही बात समझ में आई, हम सब लोगों के समझ में आई कि भाई हमको 1 साल कम से कम गुजारना पड़ेगा, और ये 1 साल तब तक गुजारना पड़ेगा जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच जाता, माने हमारे देश में तो नहीं पहुंच जाता। जो रफ्तार देख रहा हूँ डेथ की, जो रफ्तार देख रहा हूँ केसेस की, जो रफ्तार देख रहा हूँ आरटीपीसीआर टेस्ट की, और जिस गति से हम वैक्सीनेट कराने की प्रक्रिया में आज यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल से पहले इस पूरे देश में वैक्सीनेशन हो पाएगा। वो भी जब हम 50 लाख का प्रोडक्शन डेली करेंगे, वो भी मुझे डाउटफुल लगता है कि 50 लाख का प्रोडक्शन या 50 लाख का इंपोर्ट हमारे यहाँ शायद ना हो पाए। और डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी डिसरप्शन है। आज के इलेक्शन के रिजल्ट्स देखकर तो और भी ज्यादा डिसरप्शन लग रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हम कभी देखते हैं किसी का ड्राइनेस हो गया, किसी का टेस्ट चला गया, किसी की स्मेल चली गई, किसी को फीवर आ गया, फिर किसी डॉक्टर ने कहा फेवी फ्लू ले लो, किसी ने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द डे 1 स्टेरॉइड से, किसी ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ, किसी ने कहा नहीं कराओ, किसी का नेगेटिव आया, किसी का पॉजिटिव आया, किसी ने कहा HRCT कराओ, किसी ने कहा नहीं आप केवल एक्सरे से काम चलाओ। फिर एक्सरे और नेगेटिव रिपोर्ट और फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट, इतने सारे किस्म के कंफ्यूजन्स खड़े हो गए कि ये छोटा सा वायरस है, बहुत छोटा है, ये देखने में नजर नहीं आता। ये वायरस जो है, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों की समझ से बाहर निकल गया। परसों जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि भाई ये पहला 5 दिन यदि हम लोगों ने तसल्ली से काट लिया और 5 दिन तक
मैनेज कर लिया, तो हमने हिसाब लगाया कल पूरे दिन बैठ कर कि आखिर ये 5 दिन हम कब से काउंट करेंगे। आपके एक पेशेंट को आपने ठीक किया तो पूरी फैमिली का इंटरव्यू किया मैंने, तो इनको डे 0 समझ में नहीं आया, अभी तक नहीं आया कि डे 0 कौन सा था, क्योंकि वो 0 डे उस दिन से था जिस दिन से उसका ड्राइनेस स्टार्ट हुई, या 0 डे उस दिन था जिस दिन उसको फीवर हुआ, 0 डे उस दिन था जब से उसको स्मेल नहीं आई या स्मेल आनी बंद हो गई। तो बहुत सारी चीजों के बीच में ये समस्या इतने सारे लोगों के बीच में फंसी हुई है, और साथ में हर पड़ोसी जो है आज इसका शिकार है। हम अपनी समस्या को सुलझा नहीं पाते, उसके पहले किसी दूसरे की समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। फिर इतने सारे लोगों के बीच में अब ये फैमिली, ये पैंडेमिक विद इन दी फैमिली भी फैमिली हो गया है। एक आता है तो सारे लोग हो जाते हैं, तो सारे लोग होते हैं तो सबको आइसोलेट कैसे करें। तो मैं ये चाहता हूं कि आज आपके माध्यम से ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को एक तरीके से मेडिकल सपोर्ट जो चाहिए एक घर को हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो आपने कहा कि मैं दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। जब भी आप कहेंगे उस समय मैं लोगों से बात भी करूंगा, लोगों को सलाह भी दूंगा। और साथ में आपने कहा कि ऑक्सीजन को कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, यदि कंसंट्रेटर हमारे यहाँ है कितना लगाना चाहिए, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। स्टेरॉइड कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। एक और डेटा हमारे पास है जो हमने कल कंपाइल किया कि 97 में से आज की यदि मैं कैलकुलेट करूं, 30 अप्रैल का डेटा था, 47 हम इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से 13 लोग हमारे सन 2020 में थे, 34 लोग हम लोग सन 2021 में इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से ग्रेजुअली कोई 15 दिन पहले ठीक हुआ है, कोई 20 दिन पहले ठीक हुआ है, कुछ लोग ठीक होने के प्रोसेस में हैं, और आज और कल में 3 या 4 और हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि 50 के करीब करीब आउट ऑफ 97 आज इन्फेक्टेड हैं। 47 नहीं है, 44 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, 22 लोगों ने डबल वैक्सीनेशन कराया है। इस डेटा के साथ में ये पूरा परिवार मैं आपको सौंपता हूँ। नाउ प्लीज टेक इट ऑन, और रास्ता वो बताइए ताकि अगले 7, 8, 10 दिन या 14 दिन, जितने दिन का भी हमारा वनवास आप कहेंगे या हम लोगों का कहेंगे, उतने वनवास में हम लोग रहें, उस तल्लीनता से रहें जो तल्लीनता आप हमें बताएं, और उसके बाद में हम लोग ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। 3 या 4 इसमें से मुझे नजर आ रहे हैं जो पेशेंट्स भी हैं आज, और जो माइल्ड, जिनको आप माइल्ड कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग मॉडरेट कहने लगते हैं, कुछ सीवियर भी कह देते हैं, तो ये सारी डेफिनेशंस में ना जाए। यदि कुछ पेशेंट्स का इंटरव्यू करना होगा तो यहाँ पेशेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। और अदरवाइज तो आप डेली के 50-60 लोगों को देख ही रहे हैं, लोगों को ठीक भी किया, यहाँ पर करीब 7-8 लोगों को आप ठीक भी कर चुके हैं। तो नाउ प्लीज प्रोवाइड अस द कंप्लीट शेड्यूल कि कैसे काउंट करें और कैसे आगे बढ़े, ताकि इस समस्या से हम 6वें दिन बाहर निकल आए। कुछ लोग कहते हैं कि 6वां दिन यदि आपने निकाल दिया तो सारी समस्या नहीं आएगी, आपने भी शायद यही कहा परसों। इस विचार के साथ आज हम इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। डॉक्टर बक्सी प्लीज। सबको म्यूट कर दो बेटे, अभिनव सबको म्यूट कर दो। नमस्कार। मेरे को कुछ समझ में आया कि ये जो अपनी ऑडियंस है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या करना चाहते हैं अपन। देखिए ऐसा है, इसमें अपन आज कोविड वाले एरा में रह रहे हैं। कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं कहूँगा प्राइमरी केयर के बारे में और जो शुरू करने के बारे में। इसकी ब्रॉड गाइडलाइन से अगर कुछ चीज़ें हम लोग समझ जाएं तो हम खुद भी काफ़ी कुछ पैनिक को भी कम कर सकते हैं और अपने आप को इलाज भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पैनिक मत करिए, इस बीमारी से डरिए। मैं एग्री करूंगा कि हाँ डरना चाहिए, लेकिन पैनिक करना एक डिफरेंट चीज़ होती है और डर के एक्टिवेट होना वो एक अलग चीज़ होती है। ये इस बार की जो न्यू वेव आई है, जो 2021 में आई है, इसमें और पहले वाली में फ़र्क है। इस पहले वाली में क्या देखते थे हम लोग कि एक आदमी को होता था घर में, उसको आइसोलेट कर देते थे तो बाकी का परिवार बच जाता था, या फिर अगर किसी को होता भी था तो 4 दिन का समय मिल जाता था। इस वाली वेव में आज एक को आता है, बाई सेकेंड डे या बाई द सेम डे दूसरा भी कन्फेक्ट हो चुका है और डेफिनेटली परसों तक आ जाएगा। तो इसलिए नंबर्स आर मच मोर। हर फैमिली में एक आदमी नहीं मिल रहा है, अगर एक आ गया तो मान लो कि 3 और आने वाले हैं, जितने लोग हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज करना होगा कि हमें करना क्या है। फिर इसमें पहली चीज़ ये है कि आज एक घर में एक जने को पॉजिटिव हुआ है तो मान लीजिए उस घर के जितने भी रेजिडेंट हैं वो प्रैक्टिकली पॉजिटिव हो सकते हैं। तो करें क्या? सबको आरटीपीसीआर लीजिए कि क्वारंटाइन होना जरूरी है। पहले दिन एक आदमी पॉजिटिव आया तो बाकी 3 लोग भी सब क्वारंटाइन हो जाए। दिस इज अ फैक्ट फॉर दिस सेकंड वेव।
ये इतना इन्फेक्शियस है। और अगर आप टाइम से क्वारंटाइन हो गए और आपको वायरल लोड नहीं मिला तो आपके परिवार के कुछ लोगों को आप बचा पाओ, वो इसमें चक्कर में से बच जाएंगे। तो पहला स्टेप तो ये बहुत विरुलेंट है। दूसरी चीज जो खराब है, हम लोग सोचते थे कि सेकेंड वेव में ज्यादा लोग आएंगे, ये म्यूटेंट वायरस से हो रहा है, लेकिन सीरियस नहीं आएंगे। लेकिन वो अब समझ में आ रहा है कि सीरियस फिर भी आ रहे हैं, बल्कि पहले वाली से ज्यादा सीरियस आ रहे हैं। सो लेट अस रियलाइज इट। इस वायरस में दूसरा एक फैक्ट है जो अपने को समझना है कि एक डे 1 पे ये वायरस अपनी बॉडी में घुसा तो आप ये मान लीजिए 12 दिन तक अपने घर में रहेगा, चाहे कोई किसी भी एज का हो, चाहे कोमॉर्बिड वाला हो, सीरियस वाला हो, कोई बच्चा हो, ये 12 दिन से पहले खत्म नहीं होने वाला। इसकी लाइफ साइकिल है एक तरह से, ऐसे समझ लें। अब उस लाइफ साइकिल में जो मैं परसों की बात कर रहे हैं अनिल जी, पहले 6 दिन और अगले 6 दिन ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो पहले 6 दिन में सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, बहुत लिमिटेड लोगों को आते हैं, सबको नहीं आते। और आधे लोग ये बोलते हैं मुझे तो 2 दिन हो के ठीक रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन, छठे 7वें दिन उनको हमारी हमारी भाषा में थोड़ा सा क्लिनिकली क्रैश करना शुरू करते हैं। तो इसलिए डे 6 से लेके डे 12 जो है वो केयरफुल होने वाला, ट्रीटमेंट करने वाला और अपनी पूरी प्रॉपर केयर करने वाला है। इसका मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये है कि जो पहले 6 दिन है, जो हम उस 6 दिन में कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो अगले 6 दिन की कर रहे हैं, ताकि अगले 6 दिन में हम ठीक रहें। इसलिए पहले 6 दिन की तैयारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले 6 दिन के लिए हम ये मान के चलें कि 100 में से 85 लोग ठीक हो जाएंगे विद वेरी माइल्ड थिंग। लेकिन जो वो 15 हैं जो ठीक नहीं होने वाले हैं, उनको डे 1 पे नहीं मालूम, डे 2 पे नहीं मालूम, डे 3 पे नहीं मालूम, उनको डे 7 पे अचानक पता चलेगा कि ये 15 की कैटेगरी में गए या 85 की कैटेगरी में गए। सो आवर एफर्ट इज, और हम लोगों का कलेक्टिव एफर्ट ये होना चाहिए कि जिसको भी हुआ है वो 85 की कैटेगरी में रहे। अब वो जो बाकी 15 की कैटेगरी है उनके लिए ट्रीटमेंट चलेगा, उसमें से आधे लोग रिकवर करेंगे और आधे लोग सीरियस कैटेगरी में जाएंगे जो कि हॉस्पिटलाइजेशन एंड बियॉन्ड है। तो अपने को वो एफर्ट जो है पहले तो उस 85 के लिए करना है और उसके बाद उसके आधों के लिए करना है, जो अपना रोल है इसमें समझने का। सो वी नीड टू रियलाइज दीज 2-3 थिंग्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका एक सवाल था बातों में कि भी कौन से दिन को हम डे 1 माने, क्या माने। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आप सिम्टम 1 वाले डे को डे 1 मानिए। आजकल के सिनेरियो में टेस्ट पहले दिन नहीं हो रहा, किसी को 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है, किसी को 2 दिन में रिपोर्ट आ रही है, उस सब कन्फ्यूजन को छोड़ दीजिए। आप डे 1 जो आपका सिम्टम है उसको डे मानिए। और अगर फैमिली में एक को हुआ था और बाकी लोगों के टेस्ट इसलिए किए कि वो कॉन्टैक्ट हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि उनके टेस्ट में आया तो वो डे 1 हो गया आपका, क्योंकि आपको सिम्टम नहीं हुआ था, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट हुआ है तो उस दिन को भी डे 1 मान सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल पर्पसेज के लिए, अप्रॉक्सीमेट के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डे 1 ऑफ सिम्टम को सिम्टम डे 1 ही मानिए, ऑफ डिजीज मानिए। उस दिन से 12 दिन कैलकुलेट करिए। और ये 12 दिन की कैलकुलेशन जो है ये 85-90% लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सटेंडेड पीरियड में भी चाहते हैं, वो बाद में डे बाय डे समझ में आएगा वो, जब जब उसकी डिजीज ऐसे चलेगी। तो एक तो ये चीज़ समझ लें। टेस्ट का जहाँ तक सवाल है, RT-PCR हो चाहे रैपिड टेस्ट हो, टेस्ट 3 तरह के हैं, रैपिड है, RT-PCR है, और तीसरी चीज़ किसी किसी का CT से टेस्ट डिसाइड हो रहा है। लेकिन हर एक को CT करने की पहले ज़रूरत नहीं है। हमें रैपिड टेस्ट से डायग्नोज हो जाए तो कोई बात नहीं, हो गया। RT-PCR से हो जाए तो भी मान लिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि RT-PCR नेगेटिव आ रहा है लेकिन क्लिनिकली अब यहाँ पे डॉक्टर के पास जवाब मांगते हैं। मेरा जवाब मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि अगर क्लिनिकली सिम्टम है और घर में एक जने को पॉजिटिव है तो प्रैक्टिकली मान लीजिए कि वो पॉजिटिव तो है। उसको बिहेव तो वैसे ही करना है जैसे वो पॉजिटिव है, उसको क्वारंटाइन होना है, उसको जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो उसको लेनी है। मेडिकेशन थोड़ी सी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि जब तक कि टेस्ट की रिजल्ट पूरा नहीं आएगा। जब पूरा आएगा तो हम देखेंगे उसकी कंडीशन के हिसाब से दवाई बढ़ाई जाएगी। सो दिस इज वेयर दी इंटरेक्शन लाइज कि किसी का नेगेटिव रह रहा है या पॉजिटिव रह रहा है तो उसकी मेडिकेशन कितनी डिसाइड करें। बट अदरवाइज
आप लोगों के मानने के लिए ये मान के चलिए कि RT-PCR नेगेटिव है, लेकिन मेरे भाई का पॉजिटिव था और मैं उसी घर में हूँ, मेरे को सिम्टम है, तो आप पॉजिटिव हैं। लेट अस नॉट गो इनटू कंफ्यूजन एंड लेट अस नॉट गो इनटू डिबेट। टेस्ट तो अपन लोग सब समर्थ हैं, टेस्ट तो अपन कराएंगे, एक बार नहीं कराएंगे, हो सकता है 2 दिन बाद रिपीट भी कराएंगे अपन। किसी ने एक में भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन मान लीजिए 4 दिन बाद पॉजिटिव आया, तो पहले 4 दिन में अपन ने अपने परिवार को दे दिया तो क्या फायदा, और वर्सनिंग वाली स्टेज में आ गए तो क्या फायदा हुआ। हमें पहले पता चलेगा तो हम पहले से सावधान हो जाएंगे। तो दिस इज वन वेरी बेसिक्स ऑफ जो मैं बोलना चाह रहा था। दूसरी चीज है कि माइल्ड मॉडरेट की जो अपन बात कर रहे थे कि माइल्ड डिजीज, वो एक टेक्निकल क्राइटेरिया है। पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास सबके पास है। जब हम मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं शुरू में, तो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर सबसे पहली चीज़ है जो आपको हर 3-4 घंटे पे नापना ही है। उसके साथ पल्स नापिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापिए और टेम्परेचर नापिए। उसको मेंटेन करने की सबको अपने परिवार में आदत हो जानी चाहिए कि अगर किसी का भी होगा तो हम फटाफट चार्ट बना लेंगे, हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। दैट बिकम्स ईजी फॉर एवरीवन। तो वो जो मॉनिटरिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बताएगी कि क्लिनिकली कैसा चल रहा है। किसी का एक दिन आगे या एक दिन आगे पीछे हो जाए तो पैनिक हो जाता नहीं। अगर हम स्टेबल तरीके से देखेंगे तो पैनिक नहीं करेंगे। तो एक तो मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरी चीज़, माइल्ड केसेस जिनको घर में रहना पड़ रहा है, आजकल तो सिचुएशन ये हो गई है कि माइल्ड के बाद जैसे ही थोड़े से मॉडरेट जाते थे हम हॉस्पिटलाइज कर देते थे। अब हॉस्पिटल भी अवेलेबल सबके लिए नहीं है, ऑक्सीजन की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो मॉडरेट वालों को भी घर में मैनेज करना पड़ रहा है। सो लेट अस बी श्योर कि अगर हम पहले 6-7 दिन ठीक से चलेंगे तो मॉडरेट को भी मैनेज कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपकी पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर 94 से नीचे जा रहा है, 94 की फिगर याद रखिए, वो वार्निंग सिग्नल है। किसी किसी के लिए 93 हो सकता है, लेकिन आप 94 याद रखिए। अगर 93 पे जा रहा है तो आपको अलार्म रेज करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है, उसको इन्फॉर्म करना है। अपने पास टाइम है, लेकिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना है, तो हम टाइम से एक्शन ले सकेंगे। तो वो मॉनिटरिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो आपके यहाँ पास से, पेशेंट के यहाँ से ही आएगी और डॉक्टर को नहीं पता चलेगा अदरवाइज। दूसरी चीज़, इसके सिम्टम्स बहुत हैं। कुछ सिम्टम्स मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ध्यान रहे, अगर आप रख सकें, नोट कर सकें, दिमाग में रख सकें कि पल्स ऑक्सीमीटर कुछ बता रहा है, कोई आदमी अपैरेंटली ब्रेथलेस लग रहा है, पेशेंट है, अपने घर में है, बाथरूम करने गया और वापस आया, उतने में ही सांस फूल गई, ये एक वार्निंग सिग्नल है। अगर बात करते करते भी उसकी सांस फूल रही है 1 मिनट में, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है। लूज मोशंस हो गए साथ में, पहले तो सिर्फ फीवर ही था, वो भी एक सिग्नल है। फीवर 101, 102 से ज़्यादा रह रहा है, नीचे नहीं आ रहा, वो भी एक सिग्नल है। अपने यहाँ जो बुजुर्ग हैं, अगर वो बात करने में थोड़े से मेंटली कंफ्यूज लग रहे हैं, पहले नहीं लग रहे थे, और इसके फीवर के बाद कंफ्यूज लग रहे हैं, दैट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। अगर वो, उनकी स्पीच में कहीं स्लरिंग आ रही है, दैट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीकनेस आ रही है, वो भी एक वार्निंग सिग्नल। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। टाइम से एक्ट हो जाएंगे तो टाइम से हम उसमें मेडिकेशन ऐड कर सकते हैं या जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। तो दीज सिग्नल्स, दीज आर रेड फ्लैग्स। वो रेड फ्लैग्स अपने को सबको मालूम होने चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ है, जिनको पिछली वेव में क्या था, पहले वायरस आया था तो सब ने पढ़ लिया व्हाट्सएप पे कि हाई रिस्क वाले अलग हो जाएं और यंग लोग अलग हो जाएं। हाई रिस्क वाले तो 60 साल के ऊपर हैं और या डायबिटिक्स हैं या अस्थमेटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव हैं या कार्डियक इशू वाले हैं, तो वो तो फंसेंगे, उनको बचा के रखो, और यंग वालों को कुछ नहीं होगा। इस बार सब बराबर हैं, यंग वालों को भी हो रहा है, तो इसलिए हाई रिस्क कैटेगरी वालों के लिए तो सीवियर में जाना रिस्की हो रहा है, यंग वालों के लिए भी। हम लोगों के यहाँ पे आजकल, आई डोंट नो अपने लोगों में कितने लोग हैं, बट यंग लोगों में भी कुछ लोग हाइपरटेंसिव हैं, कुछ लोग अस्थमेटिक हैं, किसी किसी को शुगर है, आजकल 20-25 साल की उम्र में भी शुगर के पेशेंट्स हैं अपने यहाँ। तो उन सब के लिए एक हिदायत ये है कि अगर हमें इस बीमारी के आने से पहले तैयार रहना है, तो हमें ये तैयार रहना है कि अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर और जो भी अपनी कोमॉर्बिडिटी है उसको ठीक रखें। अभी आपको कोविड नहीं हुआ है तो भी अपनी शुगर रोज चेक कर लीजिए, अगर ऑल्टरनेट डे पे चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है तो पहले से ठीक करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, कोविड आया उस समय एक डायबिटिक की शुगर ठीक थी, तो हो सकता है वो ठीक निकल जाएगा, लेकिन अगर उसकी जिस दिन कोविड आया उस दिन उसकी डायबिटीज़ बिगड़ी हुई थी,
तो मान लीजिए कि वो बिगड़ेगा। इसलिए अपनी कोमॉर्बिडिटीज जो हैं, जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको संभाल लीजिए, और पहले उस चीज़ का टाइम है सबके पास, और उन दवाइयों को रेगुलेट कर लीजिए। कई बार पेशेंट्स अपने यहाँ पे कॉल करते हैं कि मेरे को ये हो गया, वो हो गया। उनसे पूछा जाए शुगर कब टेस्ट करी थी, वो तो 3 महीने पहले करी थी। HbA1c कब करी थी, वो 6 महीने पहले करी थी। सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि जिसको भी आएगा अपने को प्रिपेयर रहना कोमॉर्बिडिटीज के लिए। दूसरी चीज़, कभी आप ऐसे कोई वार्निंग सिग्नल मिलेगा तो हम लोग कुछ वॉक टेस्ट या कुछ टेस्ट फ़ोन पे बता के करना चाहते हैं कि हाँ भी किसका रिस्की हो रहा है, किसका SpO2 कम ज़्यादा हो रहा है। वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप जब बात करें तो आपको बताया जा सकता है, सबको करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक जनरल गाइडलाइन है कि जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग देखते हैं और आप कोविड में आइसोलेटेड हैं, तो 5 आपको उसको थोड़ा-सा उसके अंदर 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, वैसे 6 मिनट कहा जाता है, वॉक करिए कमरे में, और उसके बाद देखिए कि फॉल तो नहीं हो रहा है। अगर 6 मिनट में फॉल नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि कोई बात नहीं, स्टेबल है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है उससे। दूसरी चीज़, अब होम क्वारंटाइन में अगर हैं तो थोड़ा-सा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि डिहाइड्रेशन ना हो, लिक्विड्स वगैरह काफ़ी लीजिए, स्टीम लीजिए, गरारे लीजिए, ये सब आप लोग जानते हैं। और एक प्रोनिंग के बारे में आप लोगों को बता दूँ, अगर किसी को नहीं मालूम है तो, कि ये प्रोनिंग कोई वो नई चीज़ नहीं है, लेकिन किसी का मीडियम लेवल पे, माइल्ड लेवल पे चल रहा है, तो उसको आगे जाके अपना लंग्स को और एक्सपेंड करना है, तो उसको उल्टा सोना चाहिए कुछ समय के लिए दिन में ज़रूर, और डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। उसकी एक टेक्निक है, वो जिसको भी समझना हो वो समझ सकता है कि उल्टा सोने में ये है कि एक पिलो आपको चेस्ट पे लगाना है, एक पिलो लोअर एब्डोमेन में लगाना है, और फिर डीप ब्रीदिंग करनी है उल्टा लेट के। उससे आपकी ऑक्सीजनेशन लंग की बेटर होती है। तो वो सबको करनी होगी, जो भी इसमें पॉजिटिव में फंसता है या जिसको कुछ टाइम हो गया है या लंग कैपेसिटी बढ़ानी है। देन कमिंग टू टेस्ट के बारे में काफ़ी वो है, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि आज मेरा को कोविड हुआ, आज ही टेस्ट कर लूँ और आज ही मैं ठीक हो गया तो मैं तो ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट जो हैं डे 3, डे 4 पे रिकमेंडेड है हम लोगों के हिसाब से। मैं जनरली ये फॉलो करता हूँ, लेकिन डे 3, 4 पे कई लोग नहीं करते हैं, मैं करवाता हूँ, क्योंकि मुझे बेसलाइन मिल जाती है कि इस पर्सन की बेसलाइन डे 3, डे 4 पे क्या है। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर उसके बाद हम उसको कोरिलेट करते हैं आपकी मॉनिटरिंग पे, जो आप कर ही रहे हैं। आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स और टेम्परेचर देखना ही है, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, क्लिनिकल कंडीशन को इम्पोर्टेंस देंगे और बेस लाइन के टेस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे। उसके बाद बताएंगे कि दवाई बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, या रिपीट टेस्ट कब करने हैं। इन टेस्ट के अंदर ये होता है कि डे 3, डे 4 पे बेस लाइन कर लो, और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसको रिपीट करो एज पर रिक्वायरमेंट। अगर वो राइजिंग टाइटर्स हैं तो हम मेडिसिन भी उसी हिसाब से ऑल्टर करते हैं। राइजिंग टाइटर्स नहीं है तो वी होल्ड ऑन, जल्दबाजी करने से फायदा नहीं। सेम इज ट्रू फॉर CT स्कैन। आज की डेट में एटलीस्ट दिल्ली में CT स्कैन बहुत जल्दबाजी करने से फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही है आफ्टर ऑल। और CT स्कैन की मशीनों से बहुत स्प्रेड हो रहा है इस समय। मैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक मशीन के ऊपर कोविड पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो मालूम नहीं जो इन्फेक्टेड कम था वो भी ज़्यादा ले जाता है। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कब करना चाहिए CT। क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से करना चाहिए, और जनरली हमें जब करना होता है तो 6-7वें दिन, जब हम सेकेंड वीक में पहुंचते हैं तब करना चाहिए, या फिर कोई और इंडिकेशन हो। किसी किसी को 10वें 11वें दिन भी करते हैं कि उसका पहले ठीक आ रहा था, अभी वो सुधर नहीं रहा है, तो और देखने के लिए वो हम लोगों का काम है, हम दोबारा CT करवाएंगे, फिर उसकी टाइट्रेशन करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में, पैनिक में, डे 1 पे, डे 2 पे, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे CT करना ही है, वो गलत है। उसमें 2 नुकसान है, आप वायरल लोड भी ला सकते हो, और दूसरी बात है कि एक CT स्कैन के अंदर आप कम से कम 40 एक्सरे का रेडिएशन लेते हो अपनी बॉडी में, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए CT स्कैन अपने डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, अननेसेसरी रेडिएशन इकट्ठे नहीं करनी चाहिए बॉडी में। ये वाली बात है इन्वेस्टिगेशंस की। अब आप लोगों ने को सभी को ज़्यादातर मालूम है कि CRP हुआ, CBC हुआ, डी डाइमर हुआ, सब सुन लिए हैं, सबको याद है। फेरिटिन है, TLC, DLC है, ये सब इन्वेस्टिगेशंस हैं। बेसलाइन सबकी हो जाए, उसके बाद किस किस चीज़ को रिपीट करना है वो डॉक्टर आपके हिसाब से कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली चल सकता है, एंड देन दैट कैन बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली। इसके बाद आप डिस्चार्ज क्राइटेरिया में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं कुछ वैसे क्लियर कर दूं कि आजकल नेगेटिव रिपोर्ट की कोशिश करने से बहुत फ़ायदा तो नहीं है।
हम करवा लेंगे तो अच्छा है, लेकिन 12 दिन तक तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन का क्वारंटाइन अपन लोग मान के चलिए, उसको गवर्नमेंट अपनी कंपल्शन में 15 दिन को 12 कर देती है, कभी 10 कर देती है, लेट इज नॉट कंफ्यूज। अपना 15 दिन का क्वारंटाइन है, वो अपने को करना है। अगर टेस्ट पॉसिबल है तो 15वें दिन पे करवाइए, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो और 4 दिन रुकिए, अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो यू आर आउट ऑफ इट। बट एट द सेम टाइम 15 दिन पे भी अगर आप क्वारंटाइन से बाहर निकल रहे हैं तो अगले 5 दिन अपने आप में एक श्योर मान के चलिए कि मुझे मास्क लगा के घर में रहना है, अपने बाकी घर वालों को मुझे आज भी बचाना है, इस टेस्ट की मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, मैं अभी भी किसी को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए 5 दिन और मास्क लगाइए। कोई कोई कुछ नहीं हो रहा अगर आपने 5 दिन मास्क एक्स्ट्रा लगा लिया घर में, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो चीज़ करिए। क्वारंटाइन में कोई और इश्यूज हों तो अभी मैं आपसे, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा जो हो सकता है। मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, बेसिक गाइडलाइंस यही हैं। अब वो किसको एजिथ्राल देनी है, किसको डॉक्सी देनी है, किसको आइवरमेक्टिन देनी है, ये सब चीज़ें एज के ऊपर, प्रीवियस इलनेस के ऊपर, कोई दूसरी मेडिकेशन किसी की क्या चल रही है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सोच के पहला प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। अपने आप ही एक पर्चे फॉरवर्ड करके लेना समझदारी नहीं है। एजिथ्राल इज एक ड्रग, ये सब मेडिसिन हैं, सबके साइड इफेक्ट्स हैं, तो एक आध बार पूछ के और उसके बाद अपने हिसाब से गाइडलाइन से ले लीजिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बाद में आएंगे तो उनको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो वो एक काम है जो म्यूचुअली एडजस्ट करके आपस में हम लोग फॉलोअप इसीलिए करना चाह रहे हैं कि वो कर सकते हैं। और यहीं पे एक वो फेविपिराविर के बारे में बता दूं, उसके सवाल सब लोग कहीं कहीं पूछते रहते हैं, बार बार पेशेंट्स के फोन आते हैं। अब फेवी फ्लू किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो भी एक ड्रग है, उसका एक यूरिक एसिड से रिलेशन है, उसका लिवर से रिलेशन है, उसका किडनी डैमेज से रिलेशन है, इसलिए सोच समझ के किसको देनी है हम लोग देते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि उसकी टाइमिंग है। अगर आप 7वें 8वें दिन पे आ रहे हैं और तब तक आपका वो उसका टाइम निकल गया है, तो कोई फायदा नहीं। तो फेवी फ्लू जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे अब मिल गई है, पहले नहीं मिल रही थी, अब मैं खा लूँ मेरे पास है, ऐसे नहीं। पूछ के लीजिए, किसी किसी में इंडिकेटेड है डेफिनेटली। कुछ डॉक्टर मिलेंगे जो बिल्कुल यूज उसको कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि हाँ किसी किसी पेशेंट में फायदा होता है, और जब हम राइट टाइम पे राइट डोज दे पाए तो वाई नॉट, तो हम देते हैं। तो वो आप अपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करके भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो एक और चीज रेमडेसिविर की बात आ रही है। देखिए इस बीमारी में एक खास बात है, इसकी 2 फेजेज हैं। जैसे अपन ने इसको 12 दिन को डिवाइड किया 6 और 6 में, एक थ्योरेटिकल डिवीजन है। तो पहले 6 दिन के अंदर वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, और 7वें 8वें दिन के बाद मल्टीप्लिकेशन खत्म, वायरस कम हो जाता है 8वें दिन के बाद। अब ये कोई कैलेंडर से नहीं है, लेकिन 8 दिन का पीरियड मान के चलिए। और बाद में जो चीजें बिगड़ रही हैं वो बॉडी का रिएक्शन है टू दैट वायरस। अब आप एक वायरस को मारने की दवा उस स्टेज पे दें जब बॉडी का रिएक्शन चल रहा है, तो वायरस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, किसको मार रहे हैं आप? उस दवा से आप अपने साइड इफेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, और काम कुछ नहीं है उसका। तो वो वायरस की दवा जो है वो वायरस के बढ़ने के समय ही लेना ठीक है, अदरवाइज कोई ठीक नहीं है। कुछ 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 हॉस्पिटल्स भी अननेसेसरली अपने प्रेशर के अंदर रिश्तेदार को दौड़ा देते हैं कि जाओ जी रेमडेसिविर लेके आओ। तो पता चला कि वो रिश्तेदार 2 दिन के लिए तो भगा दिया, ये बहुत तंग कर रहा था, 2 दिन तक रेमडेसिविर ढूंढता रहेगा। करना उसको वही है। मैं ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये बात। तो इसलिए हमें अगर ये लगनी है तो शुरू से डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए कि अगर अवेलेबल हो तो मेरे का डॉक्टर साहब मेरे पास अवेलेबल है या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अगर जरूरत हो तो मुझे टाइम से बता दीजिएगा। हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर डॉक्टर एंड ही विल टेल यू कि हाँ जी रेमडेसिविर की जरूरत है, और वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को ही दी जाती। सो देयर शुड नॉट बी अ डिबेट ऑन दिस कि अपन इकट्ठा कर लें, वो कर लें, देना है क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, उससे फायदा नहीं। तो ये एंटी वायरस जो दवाइयाँ होती हैं फेवी फ्लू और फेविपिराविर, ये एक पर्टिकुलर पीरियड में इनिशियल डिजीज में ही देनी चाहिए, बाद में इनको देने का कोई फायदा कहीं नहीं देखा गया। सिर्फ हम लोग अपने एक ओवर कॉन्फिडेंस में या सिर्फ प्रेशर में देने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जरूरत होती है तो जरूर दी जाएगी। स्टेरॉइड्स का जहां तक सवाल है, एक बार यहाँ क्लियर कर दूं, आप लोगों के सवाल आए उससे पहले, कि स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग है। इस समय लाइफ सेविंग चीज है स्टेरॉइड्स, लेकिन अगर गलत टाइम पे दी गई, जब वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है उस टाइम दी गई, तो वायरस को मल्टीप्लाई होने में ही मदद कर देगी, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी नीचे कर देगी।
तो इसलिए पहले वायरस अपना काम कर ले, उसके बाद हम स्टेरॉइड दें तो फायदा है उसका, लाइफ ही उससे बच रही है। कोविड का ट्रीटमेंट अगर कोई हमारे से पूछता है कि अगर एक वर्ड में बताओ कोविड का सबसे पहली ड्रग कौन सी है, फर्स्ट चॉइस क्या है, ये पुनीत बैठा है यहाँ पे, अगर इनके यहाँ पे जज साहब पूछते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट बोलने का टाइम दूंगा, तो इसको जो सबसे प्राइमरी पॉइंट है वो बोलना पड़ेगा। तो प्राइमरी पॉइंट इसको छांट के रखना है, मेरे पास प्राइमरी पॉइंट स्टेरॉइड ही है इस बीमारी में। So steroid is so important, but the timing is extraordinarily more important than what even the steroid is. तो राइट टाइम पे दिया जाए, इसलिए राय करके लेना चाहिए। मेरे पास, हम लोगों के पास, सब डॉक्टरों के पास ऐसे मरीज आ रहे हैं कि हम उससे बोलते हैं कि अब ये लेना है, तो कहता है ये तो मैं 5 दिन से खा रहा हूँ, ये तो मैं पहले दिन से खा रहा हूँ। तो उसका इफेक्ट वो डिफरेंट तरीके से कर चुका, अपनी बीमारी को बिगाड़ भी चुका है। हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं, हम सिर्फ उसके बाद का आग बोलते हैं, पहले वाला उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक दूसरे के पर्चे को ट्रांसफर करके अपनी मर्जी से मत खाइए, लेकिन जरूरी है, ठीक है, जरूरत है उसकी, तो टाइम पे जरूर लिया जाएगा और राइट डोज में लिया जाएगा। ये इसके जो कॉमन, जो मैं सोचता हूँ जो आप लोग पूछेंगे, या वो है इसी तरह एंटीकोएगुलेंट की बात है। एंटीकोएगुलेंट यूज किए जाएंगे, ब्लड थिनर सबको देने पड़ते हैं हमें। एंटीकोएगुलेशन से काम चलेगा या थिनर से काम चलेगा, वो देखेंगे। उसके अलावा प्रिकॉशंस जो हैं वो हमारी, आप लोगों को सबको मालूम है, लेकिन उन प्रिकॉशंस को क्या हो रहा है कि हम लोग मान नहीं रहे। एक्चुअली अगर मान जाएं तो काफ़ी हद तक हम लोग खुद भी बच सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। हम अगर अपने घर के अंदर भी, अगर हमारे घर में एक जने को भी हुआ है, तो बाकी लोग हर 3-4 घंटे में हाथ साबुन से धो लें तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हम धोते नहीं हैं। वी डोंट डू इट रिलीजियसली। हम लोग मास्क लगाने में भी परेशान रहते हैं। खाना बैठ के, अगर आपके पास घर में एक भी सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि या तो उसका टेस्ट वेटिंग है, या वो कॉन्टैक्ट है लेकिन अभी उसको कोई सिम्टम नहीं आया, उसको भी मैं सस्पेक्ट बोलूँगा। अगर घर में एक भी जना ऐसा है, तो उससे खाना खाते समय 6 फुट दूर रहिए। अपनी अपनी प्लेट लेके अलग खाइए, बुफे सिस्टम से खाइए, थाली पाला सिस्टम रोक दीजिए कि एक प्लेट पे खाना है, एक दिन पे खाना है। और महीने 2 महीने की बात है। वी कैन नॉट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपनी कॉमन प्लेट ली और सोफे में खा लिया, किसी ने जाके बेड पे जाके खा लिया। व्हाट इज द हार्म? जरूरी नहीं है वहीं खड़े होना है, क्योंकि उस टाइम पे मास्क हटेगा। और आप लोगों वाला मास्क लगा लो घर में, सर्जिकल मास्क लगा लो, उसमें कोई सांस नहीं फूलता किसी का। बट ये वाली प्रिकॉशंस आपको लगेगा अननेसेसरी बोल रहा हूँ, बट दे आर मस्ट, अगर अपने ही परिवार के लोगों को, क्लोज लोगों को बचाना है तो। दवाइयाँ अपनी जगह है, ये वाली प्रिकॉशंस अपनी जगह है। इसके बाद और कोई आपको जो सवाल पूछने हो, वैक्सीनेशन के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट दे देता हूँ, बाकी किसी का स्पेसिफिक होगा तो उसका स्पेसिफिक जवाब दे देंगे कि वैक्सीनेशन लगवानी है। आप इस समय ये समझ लीजिए, दोनों वैक्सीन एक जैसी हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, दोनों एक जैसी हैं अपने पर्पज़ के लिए, दोनों सेफ हैं। दोनों की टेक्निकलिटीज़ में जाने से पर्पज़ नहीं है, हमारा पर्पज़ है हमें अपने बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनानी है विद वैक्सीन। वैक्सीन के बाद में भी पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी लोग हो रहे हैं, नंबर्स कम नहीं है, लेकिन उनमें से जो सीवियर हो रहे हैं वो कम है। अभी कल ही मुझे किसी ने, सफदरजंग हॉस्पिटल का एक मेरे दोस्त हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो बोले मेरे डिपार्टमेंट के 90 लोग पॉजिटिव हुए हैं पिछले 15 दिन में। 90 डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इन सफदरजंग हॉस्पिटल। बोले लेकिन एक भी सीरियस नहीं हुआ, सब माई टू मॉडरेट में रहे, 7-7 दिन उनको घर भेजा, किसी को 12 दिन भेजा, एक एक करके रोटेशन से ठीक हो रहे हैं। 90 पीपल इन वन डिपार्टमेंट। लेकिन आप लोगों को पता तो चल ही रहा है सब जगह का क्या सिचुएशन है, कि हर जगह लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस चीज़ को ये समझ लें कि वैक्सीनेशन प्रोटेक्टिव है, अगर किसी के मन में अभी भी डाउट हो तो। अब उसके बारे में कुछ और पूछना है तो अपन बात कर लेते हैं। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी ग्रुप की अपन जो बात कर रहे हैं, प्राइमरी केयर तो मैं कर रहा था, लेकिन सिचुएशन अब ये हो रही है कि प्राइमरी टू माइल्ड वालों की जगह मॉडरेट वालों को भी संभालना पड़ रहा है, क्योंकि जिनको हम ऑक्सीजन के लिए अस्पताल भेज देते थे वो जा नहीं पा रहे, उनको भी आपको घर में मैनेज करना पड़ रहा है। तो वी आर मैनेजिंग मॉडरेट स्टेशन, मॉडरेट लेवल वाले भी। मॉडरेट का क्राइटेरिया एक बड़ा स्टैंडर्ड है जो थ्योरेटिकल है, कि अगर आपकी SpO2 जो है
वो 90s और 93 के बीच में है तो उसको हम मॉडरेट बोलते हैं, 90 से नीचे जाता है तो उसको सीवियर बोलते हैं, 94 के ऊपर रहेगा और बाकी डिजीज रहेगी उसको माइल्ड बोलते हैं। तो 90 से 93 इज अ डाइसी सिचुएशन, कभी भी डिप करती है। वो मॉडरेट वाले लोग हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, तो उन लोगों को भी हम लोग मैनेज जहाँ तक हो सकता है करते हैं। बड़ा दुख होता है कि येस वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, हम उस प्लान बी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि प्लान ए हम इनको दे नहीं पा रहे, हॉस्पिटल ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, तो प्लान बी से चल रहे हैं। दिस इज वेयर द रोल ऑफ आवर ग्रुप कम्स इन, जो आपका ग्रुप है, कि उसमें प्लान बी वालों के लिए कम से कम इतने अरेंजमेंट्स हो जाएं कि उसके लिए वो ना भागें और मॉडरेट वाले जो है वापस माइल्ड में रिवर्ट किए जा सकें। दिस शुड बी दी मोटो ऑफ योर ग्रुप, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं या बना हुआ है आपका तो, और उसमें कुछ ऐसे इंतजाम आपके उनके पास हो जाएं, एक इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली माइल्ड डिजीज से मॉडरेट में जा रहे हैं उनको वापस माइल्ड में और क्लिनिकल रिकवरी के लिए ले आया जाए। तो ये वाली कोशिश करने का वो से एक वो फैक्टर छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग अगर उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे बहुत बढ़िया सा। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है, जो सीवियर में चला गया उसके लिए आउटसाइड क्या हेल्प करनी है, वो आपके ग्रुप में 2-3 लोग जो ऊपर आपके जो मेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको हर एक का पता रहेगा, तो वो ये चीज़ कर पाए कि इनके लिए बेड कहाँ देखा जा सकता है, या इनके लिए ऑक्सीजनेटर कहाँ से आएगा, या कौन से हॉस्पिटल में इनके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम किया जा सकता है। वो उन 2-3 लोगों पे छोड़ दीजिए जो आपके ग्रुप के ऊपर के लोग हैं, वो चीज़ ऑर्गेनाइज करें। दैट विल बी अ वेरी बिगेस्ट हेल्प इन दिस स्टेज। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का फायदा यही होगा। दिस इज व्हाट इज माय ओपिनियन, जितना मैं इनसे, अनिल जी ने मेरे को परसों काफ़ी ब्रीफ किया था। तो अब इसके अलावा आप ऑल योर्स, आपको जो पूछना हो, जो मैं बता सकता हूँ बताऊंगा, और जो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आपने बहुत अच्छा ऐसा मंत्र दिया कि आपको रेड फ्लैग्स कब कब आएंगे उसका एक पूरा हिंट दिया। सब लोग तैयार रहें, सब लोग नोट करके रखें। शरद जी मौजूद हैं। किसी तरीके से हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ट्रीटमेंट प्रोसीजर एक तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। टाइमली एक्ट करना बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर साहब आपने कहा। एक चेस्ट एक्सरे की बात लोग करते हैं, आपने केवल सीटी की बात की, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जानकारी दें। प्रिकॉशंस जो लेने हैं उसके बारे में आपने बात की, और साथ में कहा कि यदि मॉडरेट से कंडीशंस में आ जाए, 90 से 93 ऑक्सीजन आ जाए, तो कल ही एक ऐसा केस आया जिसमें बाईपैक की जरूरत पड़ गई। हॉस्पिटल तो है नहीं, ऑक्सीजन है हमारे पास, सिलेंडर भी था, कंसंट्रेटर भी था, लेकिन बाईपैक ना तो अरेंजमेंट था, ना बाईपैक हम कर पाए। क्या बाईपैक वी शुड ऐड पर्टिकुलरली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, जब आप अपने पास में बी सी लेवल का सपोर्ट सिस्टम टाइमली रात को 11 बजे या 12 बजे अवेलेबल नहीं होता है। 2 केसेस को मैंने एनालाइज किया अभी इन दिनों में, जिन लोगों की डेथ हुई, काफी रिस्पेक्टेड लोग गए हैं हमारे बीच में से, हमें छोड़कर। एक ने तो उस कंडीशन में जब एचआरसीटी बहुत अच्छा नहीं था उस समय 15 मिनट की स्पीच दे दी, 15 मिनट तक इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, एंड वी हैव लॉस्ट हिम। सेकंड सिचुएशन में जब वो क्रिटिकल हुए तो वो इसलिए हुए कि एचआरसीटी उन्होंने नहीं कराया, लेकिन फीवर जरूर उनका 101 102 था। एक सिचुएशन में उनका ऑक्सीजन लेवल कम आ गया, लेकिन शाम तक ऑक्सीजन देखा उनका 95 96 था, तो उन्होंने सारी चीजों को छोड़कर पूरा डिनर किया, और डिनर करने के बाद में ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना गया, इतना चालू हुआ कि आई थिंक 80-81 के करीब करीब आ गया मिडनाइट में। ऐसे 2-3-4 केसेस और भी हमने सुने हैं, आपने भी कई सारे केसेस सुने होंगे कि अल्टीमेटली किस तरीके से माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से रिस्की कैटेगरी में लोग चले जाते हैं, और कहाँ पर वो छोटा सा गलती करते हैं। क्योंकि 6 दिन वाला प्रोटोकॉल भी हमने पाया आपने कहा कि पहले दूसरे तीसरे दिन तक तो हम टेस्ट कराएंगे और चौथे दिन तक उसकी रिपोर्ट आएगी। आजकल रिपोर्ट भी कई बार 36 घंटे लगा देती है, तो 5वें दिन रिपोर्ट आएगी, तो पहले 5 दिन तो निकल गए। 6वें दिन तक हमारा ट्रीटमेंट होकर हमको ठीक भी हो जाना है, क्योंकि हमने डे 1 यदि उसको काउंट किया है तो उसके बाद में अनदर 6 डेज का पीरियड है, जिसमें हम हो सकता है कि माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाएं, और उस समय शायद हमको एचआरसीटी कराना पड़े या चेस्ट का एक्सरे कराना पड़े। इन सारी ये जो सारी की सारी सिचुएशंस जो आ सकती हैं, आएंगी। 2-3 पेशेंट्स भी हैं जो इस समय हमारे बीच में हैं, जो कल ही इन्फेक्टेड हुए हैं। 3-4 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके 5-6 दिन हो गए हैं,
2-3 शायद इसमें ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जिन इनकी फैमिलीज के लोग, जो लोग करीब करीब 8 या 9 दिन भी हो गए हैं। और आपकी ही ये पुनीत जी की फैमिली में भी एक नया पेशेंट मुझे लगता है कि आज फिर से प्रारंभ हो रहा है, और एक लास्ट वाला पेशेंट अभी उसका पूरा 14 दिन का पीरियड हुआ नहीं। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस में जो भी आपके पास में ऐसा कुछ अवेलेबल हो, तो ताकि हम उसकी भी तैयारी कर लें। या प्लीज। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों का सडनली ठीक थे और ऑक्सीजन डिप हुआ, ऐसे कैटेगरी। देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। जनरल पहले मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको डे 1 से फीवर हुआ या जो भी सिम्पटम उनको हुआ, खांसी हुई, वो ठीक ही नहीं हो रही। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, बुखार टूट ही नहीं रहा है, 8वां दिन हो गया। उनकी सिवियरिटी हम लोग भी समझते हैं कि ये फीवर नहीं टूट रहा है, तो देयर इज समथिंग मोर, वायरल लोड ज़्यादा है या अंदर वायरस कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो उनको 5वें 6ठे दिन तक वेट से ज़्यादा वेट नहीं करके उस टाइम पे हम लोग सीटी भी करेंगे। सीटी तो एक ऑब्जर्वेशन है एक तरीके की, लेकिन हम उस समय पे राइट दवाइयाँ देंगे जिनमें स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स और जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी चीज़ में इन्फेक्शन मिल गया, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन भी हम लोग देखेंगे, और जो कोमॉर्बिड अगर है तो वो भी देखेंगे। तो द एक्शन विल स्टार्ट ऑन डे 7-8 फॉर सच पीपल। एक डिफरेंट कैटेगरी है, उन लोगों को हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं बाईफेजिक फीवर। अब फीवर को अगर एक क्राइटेरिया लें, बाईफेजिक वाले का क्या मतलब है कि पहले 2-3 दिन उसको फीवर आया, उसके बाद 3 दिन वो ठीक हो गया, और उसके बाद 6ठे-7वें दिन उसको फिर वापस हो गया। ये कैटेगरी वाले, माइंड यू, आर मोर, दे फेयर मच वर्स देन द कैटेगरी 1. They are the ones who are not very serious about their disease because they feel कि they get their confidence कि मेरे को तो 3 दिन से बुखार ही नहीं था, अब कैसे आ गया। जिसको इस तरह से रिलैप्स होके आया है, इसको रिलैप्स का वर्ड यूज कर लीजिए, ये रिलैप्स होके जिसको आया है वो जनरली आगे जाके गलत वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, बिकॉज उनको एक्टिवेट होने में और बात को रियलाइज करने में भी 1-2 दिन निकाल देते हैं, और वो डे 6 की जगह डे 8 पे पहुंच जाते हैं। और वो तब तक निमोनिया जो है, कोविड का जो निमोनिया है, वो लंग्स में एस्टेब्लिश हो जाता है, बढ़ चुका होता है, एंड देन रिवाइवल एंड रिट्रीवल इज लेस। अब हम लोग कई बार सीटी की स्कोर आप लोग देखते होंगे, सब लोग आपस में भाषा करते हैं, कई बार फोन पे ही सीधा आता है, मेरा तो 5/25 है, मेरा तो 10/25 है, मेरा तो 11/25 है। ये कोई स्कूल की मैथमेटिक्स की रिपोर्ट नहीं है, इट हैज अ वेरी लार्ज मीनिंग। एंड दिस 10/5, 10/25, 3 तरह की अलग रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं, जिनमें तीनों में 10/25 है, लेकिन तीनों अलग तरह से बिहेव करेंगे। ये एक स्कोरिंग सिस्टम है, इजी करने के लिए बना दिया। दैट डज नॉट मीन कि वो बॉडी में ट्रांसफर हो गया, वो स्कोरिंग सिस्टम सारा बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। किसी का 10/25 ऐसा हो सकता है कि लंग में सब जगह स्प्रेड किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा कहीं से था, वो रिकवर हो जाएगा। और किसी का 10/25 ऐसा होता है कि 2 लंग पूरे के पूरे खत्म कर दिए, तो भी 10/25 ही देगा, वो आदमी रिकवर ही नहीं होगा। लेकिन वो तो 10/25 की डिबेट में लगा हुआ है, क्योंकि उसके व्हाट्सएप के ऊपर 10/25 चल रहा है, और उसके दोस्त बोल रहे हैं 10/25 वाले तो ठीक हो जाते हैं। सो यू हैव टू एक्ट एज पर योर पेशेंट। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये तब तक है जब तक आपको पॉजिटिव नहीं हुआ या आपके परिवार में किसी को पॉजिटिव नहीं हुआ। ये स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाती है जिस दिन आप पेशेंट की बात कर रहे हैं। नाउ यू आर एन इंडिविजुअल, एंड माइंड यू, हम लोगों के पास, साइंस के पास आज जितनी नॉलेज है वो 10% है, 90% हम भी नहीं जानते इस वायरस को, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ। लेकिन जितना 10% जानते हैं उसी को सीख रहे हैं और उसी से संभालने की कोशिश कर रहे हैं सब। शुरू के 4 महीने में वर्ल्ड ओवर जितनी डेथ्स हुई थी, वो ट्रीटमेंट ही डिफरेंट चल रहा था। अब ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हुआ है, अब उसमें भी और चेंजेस भी आ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन लेटर ऑन, क्या क्या आएगा। लेकिन ये साइंस में एक चीज समझ में आ गई, इस वायरस में वी हैव टू बी अहेड ऑफ द डिजीज। डिजीज होने के, सिम्टम्स होने के वेट करके हम उसको एक्ट करें, वो गलत हो गया। हमें ये पहले से एंटीसिपेट करना है कि इसका बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, मेरे भाई का बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। मुझे पहले से उसका कुछ जो मैं कर सकता हूँ वो जरूर करके रखूं, या जो एक्शन लेना है मैं ले लूं। तो इसके साथ जो अहेड रहेगा वो इसमें से कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेगा और रिकवर हो जाएगा। वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए सारा एफर्ट हो रहा है। और राजीव जी, इसमें मैं अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा या कि प्लीज। डे 5 के लिए, डे 8 के लिए, डे 11 के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
दिस इज ह्यूमन बॉडी, दिस इज नॉट एन इंजीनियरिंग मशीन कि जहाँ पे हम लोग इस मशीन के हिसाब से इतना ही रॉ मटेरियल डालना है और ये प्रोडक्ट आना है, ये नहीं होने वाला। जिसके अंदर ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, एवरी डे चेंज होती है, एवरी पेशेंट इज बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। मैं 3 पेशेंट्स को सेम डिवाइस देता हूँ, तीनों के तीनों डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, तीनों की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। और इस पर्टिकुलर डिजीज में हम लोग बॉडी जो रिएक्ट कर रही है वायरस को, उसी रिएक्शन का इलाज कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। वायरस के खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी बॉडी जो रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है वायरस को, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से बच रहे हैं लोग। तो लेट अस बी ऑन दिस। लेकिन तैयारी क्या क्या करनी है वो ठीक है, वो फिर भी उसके लिए मॉडरेट के लिए तैयार रहना चाहिए। बाईपैक की बात की थी डॉक्टर साहब, क्या हम बाईपैक का अरेंजमेंट भी साथ में कर ले? कंसंट्रेटर और हमारे पास में सिलेंडर्स तो देखिए, मौजूद है। कॉन्सेंट्रेटर और आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो के हिसाब से कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम और उसकी रीफिलिंग का इंतजाम होना चाहिए। बाईपैप 1 और डे किसी को जरूरत पड़ेगी जिसको कि घर में करना होगा। मेरा तो पहला सेंटेंस तो ये है कि बाईपैप हम आउटसाइड दी हॉस्पिटल का यूज कर सकें इज अ वेरी रेयर थिंग, और वो एक तरीके का दिखावा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो बाईपैप पे चला गया है पेशेंट, उसको सिर्फ ऑक्सीजन इलाज नहीं है उसका, उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो इलाज हैं। वो सब चीजें आउटसाइड दी हॉस्पिटल करना इज नेक्स्ट टू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वो एक तरीके का आई वॉश होके रह जाता है। लेकिन फिर भी वो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे कि एक आध सेटअप कोई ऐसा कर लें, वो सबके लिए नहीं है अननेसेसरी। हम लोग उस भुलावे में या भरोसे में नहीं रहे कि ये हमारा तो बाई पैप का इंतजाम हो गया, नथिंग लाइक दिस। क्योंकि बाई पैप पे जो मरीज गया है उसको 40 चीजें चाहिए, हम 3 दे के ये सोचें कि हमने कुछ कर लिया, वो ऐसा नहीं होता। राइट राइट। दूसरी राजीव चीज, जी, डू यू वांट टू आस्क एनी रेलेवेंट क्वेश्चन? क्योंकि 4 पेशेंट्स आपने भी अपने घर में किए हैं, और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कम ऑन, एंड देन मनोज। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ 2-3 बातें समझनी है। जैसे हम लोग 4 पेशेंट घर में हुए। सबसे पहले मुझे 12 तारीख को बुखार आया था, उसके बाद बच्चों को और वाइफ को 16 तारीख को बुखार आया था। और जिस तरीके से आज आपने डिस्क्राइब किया उसी तरीके से हमारे जो मेडिकल कंसल्टेंट हैं उन्होंने हमें मैनेज किया। हम लोगों को फेबी फ्लू दी और बच्चों को नहीं दी। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड शुरू में 3-4 दिन हमारे पास बुखार रहा 100 के आसपास, और लेटर ऑन वी ऑल रिकवर्ड वेल। तो वाइफ को 8वें-10वें दिन खांसी बहुत ज्यादा हुई, तो हमारे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप सीटी स्कैन करा लो, HRCT करा लो, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो फिर हमारा सीटी वैल्यू कम आया, लेकिन डॉक्टर साहब ने स्टीरॉयड शुरू कर दिए थे, तो स्टीरॉयड शुरू करने से वो खांसी दब गई और एवरीथिंग रिकवर्ड वेल। तो सब लोग ठीक हो गए। तो मैंने खास तौर से चीज नोट करी कि वाइफ के केस में जहाँ स्टीरॉयड चालू हुए थे, तो स्टीरॉयड बंद करने के बाद इनको वीकनेस बहुत महसूस हो रही है ना। और मेरे को थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे अब हम लोग क्योंकि रिकवर हो चुके हैं, तो हम लोगों को कितना कंप्लेसेंट होने की जरूरत है, और कितना हमें समझना चाहिए कि नाउ व्हाट इज अवर रोल इन द सोसाइटी, कि हमें कोविड से कितना सतर्क रहना है, स्प्रेड करने से कितना सतर्क रहना है, और किस तरीके से हम सोसाइटी की जो रिकवर हो चुकी है वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें थोड़ी सी समझा पाए तो। इसमें मैं एक चीज मैं अप्रिशिएट डॉक्टर साहब एक ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि ऐसी से हमारे पास में, चूंकि मैंने एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया कि हमारे पास में 25-30 ऐसे लोग हैं जो 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, और अगले 15-20 लोग जो अगले 10-15 दिन में तैयार होंगे। ये जो प्लाज्मा चल रहा है, ये प्लाज्मा कितना इफेक्टिव है, नंबर 1। और यदि प्लाज्मा इफेक्टिव है तो प्लाज्मा देने वाला मिल जाए तो जो लेने वाला है वो कहाँ जाकर लेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम देने को तैयार हो जाए, लेने वाले के लिए भी आप प्रिस्क्राइब कर दें तो हम देंगे कहाँ? कोई हॉस्पिटल ही नहीं मिलता। नहीं, आउटसाइड द हॉस्पिटल तो प्लाज्मा देने का कोई मतलब ही नहीं है, पहली तो चीज। उस केस में ये रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं? ये रिसोर्स सिर्फ ये वाला है कि आपने कुछ लोगों का अपने ही ग्रुप में कहीं पे या फ्रेंड्स के ग्रुप से कहीं से एक डेटा बना के रखा कि 3-4 लोग हमें पता है कि ये लोग दे सकते हैं, और उनसे आपने वॉलंटरली वर्बली बात करके रखी हुई है कि भाई अपने यहाँ किसी को जरूरत होगी तो आप अवेलेबल होगे क्या, आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं क्या, और उन लोगों की कंसेंट आपके पास है। अपने में से किसी की ऐसी सिचुएशन आई हॉस्पिटल में और इनिशियल, अच्छा प्लाज्मा में भी एक चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी तभी देने का फायदा होता है जब वो वायरल रेप्लिकेशन फेज होती है, शुरू 5वें-6 दिन। इसको 5वें, 6, 7वें दिन देने में ही प्लाज्मा से ज्यादा फायदा है। हो क्या रहा है
कि इस 6-7वें दिन हॉस्पिटल में पहले वो रेमडेसिविर देते हैं जो एडमिट हो गया, चाहे सीरियस हो गया 5वें-6ठे दिन, चौथे-5वें दिन के साथ में, या आजकल कुछ हॉस्पिटल में साथ के साथ प्लाज्मा भी देने लगे हैं। तो ये सब चीज अगर आपने 10वें दिन के बाद प्लाज्मा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि चलो और कुछ नहीं तो ये भी दो, हमें बचाना है, जो है वो सब सारे हथियार लगा लो, तो इसलिए। लेकिन अगर अपन रेडी रहेंगे और सिचुएशन आई अपने किसी आदमी की, तो हमें उसके ढूंढने में जो एक दिन खराब करना है वो बचेगा। ये एक एडवांटेज है कि ILBS जो अपना ये इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर वसंत कुंज में, ILBS में गवर्नमेंट ने भी एक इसका प्लाज्मा बैंक बनाया है। सो दे हैव अ सिस्टम कि आप अपना डोनर वहां भेजेंगे, वो आपको प्लाज्मा दे देंगे और रेलेवेंट प्लाज्मा अपने पेशेंट के लिए, उस डोनर के अगेंस्ट। तो इसलिए वहां एडवांटेज हो जाएगा कि अपने पास अगर 3 डोनर बैठे हैं अपने लोगों के लिए, उनको हम टाइम से वहां भेजें और उनसे हमारे को रेलेवेंट प्लाज्मा मिल जाए हमारे पेशेंट के लिए। ये वाला चीज का एडवांटेज हो सकता है अपने ग्रुप के हिसाब से। और उसके जो क्राइटेरिया हैं वो है। मेरा एक क्वेश्चन था जी, कि ये जो मेरा क्वेश्चन ये था कि प्लाज्मा डोनेशन का जो सिस्टम है, एक तो what we have been told is that this can be done for a period of 3 months after you recover, 15 days, and for 3 months after you recover. yes, कि 1 month each, after 15 days, for every month you can donate once every month. That is what along broadly I have been told. उस क्राइटेरिया में कुछ अभी चेंज भी आ रहा है कि वो 6 months तक कर रहे हैं उसको। अच्छा, एक सेकंड। दूसरी चीज, suppose people like me, I am asthmatic, I am diabetic, can I also donate plasma? No, diabetics cannot. Diabetics cannot. Hypertensives can if their hypertension is controlled. But diabetics किस कैटेगरी के अंदर में दे सकते हैं या बिल्कुल नहीं दे सकते? कंट्रोल्ड वाली के लिए उन्होंने बोला कि हाँ दे सकते हैं अगर उस टाइम आपकी शुगर ठीक है तो। बट पहले क्राइटेरिया जो आ रहा था वो यही आ रहा था कि डायबिटिक्स को नहीं देना है। अभी क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड आपका शुगर बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स शुगर शूट अप करता है। डू यू ट्रीट दैट आल्सो? बिकॉज उसके लिए वो मेडिकेशन चलती है। डू यू ट्रीट दैट आल्सो एज पार्ट ऑफ a diabetic exercise and the person is capable of giving that plasma or not? That is another question. और तीसरा चीज जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्लाज्मा से रिलेटेड, सपोज आज there is no person who is needing it, but my limit is 3 months. तो 3 महीने के अंदर क्या मैं जाकर के डोनेट करके, is there a system for कोई कार्ड हो कि सपोज आज मैं जाकर के I can do it today, but tomorrow after 3 months I cannot do, and if the need is there after 6 months, then even though I can, but I have not. Why? Because I could not do it at that point. This is a policy which they have made in ILBS. डॉक्टर सरीन ने खुद ने अनाउंस की है पॉलिसी कि मैं डोनर कार्ड की पॉलिसी बना रहा हूँ। डॉक्टर सरीन की स्टेटमेंट थी है कि गवर्नमेंट ने ये बना दिया है यहाँ पे, और हम लोग एक डोनर कार्ड की वो स्कीम बना रहे हैं कि आज जो डोनेट करेगा उसको कार्ड दे देंगे और वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए वो कार्ड वैलिड रहेगा। राइट? अब उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, आई रियली डोंट नो, बट दे हैव अ सिस्टम ऑन प्लेस और वो ILBS में है। ठीक है। और वो डायबिटिक्स का जो सिचुएशन है वो कब में दे सकते हैं या नहीं दे सकते? एक मेरे पास क्राइटेरिया है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि अगर आप इंसुलिन पे हैं तो वो नहीं लेंगे। ठीक है। अगर आप वैसे दवाई पे हैं और आपकी शुगर ठीक है, लास्ट 15 डेज जो भी जिस दिन आप जा रहे हैं तो वो ले लेंगे, बट इंसुलिन वालों को नहीं ले रहे। ठीक है। Dr. Uncle, we have 2 hand raises. One is from Madhu Aunty and one from Akanksha. So I would request Madhu Aunty if you want to ask your question. You can unmute yourself. Doctor, this is Anurag Jain. So we have a question. We are 6 members in a family, 4 adults and 2 children. We all got COVID positive in the second week of April. Anurag, थोड़ा face सामने लेकर आओ. You are on the side, yeah. Now it's fine.
So अनुराग रहते भी आप डॉक्टर साहब के पड़ोस में ही हो? Go ahead. Acha. So we all got COVID positive in the second week of April, and now we have all recovered. Our question was, mom, dad, Papa is diabetic, he is hypertensive and thyroid. Mom takes a medication of hypertension, and they both got vaccinated on the 3rd of March. Me and Prerna, we got vaccinated on 15th of March. And thereafter on 10th of April, we got COVID positive. Now we don't know what is the status of our second shot. फर्स्ट जो आपने ये जो कोविड, इसमें एक चीज है, अगर आपको कोविड पॉजिटिव एक बार रिपोर्ट आ गई और आप उसमें से रिकवर भी हो गए हैं, और तो नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो एक लेनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। उसके जब आप रिकवर हो गए हैं उसके बाद से 8 वीक्स 2 months अच्छा वैक्सीनेटेड। ओके, मेरे केस में जिसमें आया ही नेगेटिव शुरू से। एंड इन केस ऑफ पीपल वेयर, जैसे पापा और मेरे केस में इट वाज नेगेटिव बट सिम्टम्स वर ऑल देयर। नहीं, बट अगर कोविड मान के चल रहे हैं हम लोग तो कोविड हुए हैं हम उसमें से। इट इज इन आवर इंटरेस्ट कि हम कर रहे हैं कि नहीं करें। हम थ्योरेटिकली हमारे पास रिपोर्ट है या नहीं है, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। क्या कर सकते हैं? Correct. So basically you are saying from the point of recovery, 2 months from the point of recovery. From the point of recovery to 8 weeks फिर वैक्सीनेट करिए, बिकॉज आपकी एंटीबॉडीज जो इसकी डिजीज से जो बन रही हैं वो आपको आगे प्रोटेक्ट करेंगी टिल दैट टाइम। Okay, and for the antibodies, now that you mentioned it, one question, antibodies को चेक कराने के लिए do we have to get a test? दिक्कत ये है कि एंटीबॉडीज की चेकिंग के टेस्ट शुरू हो गए, लेकिन उसका पर्पस कहीं पे भी किसी भी इंडिकेशन में समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप मेरे से आप बोलें कि मेरी एंटीबॉडीज 1.5 है, दूसरा आके बोले मेरी एंटीबॉडीज 125 है, मैं दोनों के लिए बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। आई हैव नो क्राइटेरिया टू से कि कौन सा वाला सेफ है कौन सा वाला सेफ नहीं है। सिचुएशन ये है कि ट्रायल्स नहीं है ये बताने के लिए कि कितनी एंटीबॉडी से आप सेफ हो रहे हो। वी डोंट हैव ट्रायल्स ऑफ दैट काइंड। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मेरा क्वेश्चन जो पहले मैंने पूछा था वो बीच में रह गया कि जो स्टीरॉयड जहाँ हुआ है तो स्टीरॉयड जब बंद हो गई उसके बाद जो वीकनेस आती है तो उसमें कितनी चिंता करने वाली बात है एक तो, और जो लोग अब रिकवर हो गए हैं तो हाउ दे शुड मैनेज देयर लाइफस्टाइल, और किस तरह से वो सोसाइटी को हेल्प करें और किस तरीके से अपने आप को फर्दर प्रोटेक्ट करें, तो वो थोड़ा सा गाइड करें। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मैं आजकल जो है स्टेरॉइड को इतनी बुराई कर नहीं रहा कि वीकनेस अभी, अरे उसने जान बचाई है भाई। नहीं वो तो वीकनेस तो वायरस से आई है इस समय। तो इस बीमारी में ही वीकनेस आती है, इनहेरेंट है वो। वायरल, एनी वायरल बीमारी कैन गिव यू वीकनेस। आज से पहले जब कोविड नहीं था, जब हमें वायरल हुआ करता था तो 3 दिन तक हम भी रेस्ट करते थे सब, वीकनेस उसमें भी आती थी। इसमें थोड़ी ज्यादा है, ठीक है स्टेरॉइड भी कुछ कम करे लेकिन वो बूस्ट अप भी स्टेरॉइड ही करता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज जरूर कह दूं कि ये लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं आप लोगों ने। आपको अगर स्टेरॉइड दिए गए हैं तो वो तकरीबन 2 हफ्ते के लिए दिया गया है। हफ्ता 2 हफ्ता खिलाया सबने स्टेरॉइड, तो 5 दिन लिया वो तो बहुत ही कम है रादर। लेकिन अगर 2 हफ्ते स्टेरॉइड खाएं तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो उस इमीडिएट पीरियड की रिकवरी के लिए है। और जो आपकी पुरानी बीमारी है या कोई और चीज, डायबिटीज बढ़ी है जैसे अभी पुनीत ने पूछा, तो वो जो डायबिटीज है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और देख रहा था कि जैसे कोरोना तो निकल गया, 20 दिन भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ कई बार हल्की खांसी, जुकाम, ये इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं अभी भी। 6 हफ्ते मान के चलिए साहब, 6 हफ्ते से पहले टोटल रिकवरी नहीं है। अच्छा। और अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो उनको बोल दीजिए 1 महीना तो आऊंगा नहीं, बात खत्म। Akansha, now please take your question. Please. Thank you, doctor. Thank you. It was a very informative session. I have 2 questions. So I tested positive for COVID 7 days back. It's my 7th day today. I witnessed mild to moderate symptoms with fever and headache majorly. I mean, that's almost fine for the last 2 days, but today I'm witnessing a lot of, it's a very unusual symptom I've seen. My ears are totally blocked.
like the way you come out of swimming, you feel that there is a lot of water inside my ears and nose, and my voice is resonating in my own ears. So, what kind of a symptom is this? Second question, I have a young daughter. She is 1.5 years old. Of course, I've been isolating myself. I've not met her for 7 days. What is that period, a comfortable period for me to, continue isolating? And when is it that, I can comfortably go and, touch her or see her? Part 2 of the question is 15 days. Okay. And part 1 of the question, definitely it is a symptom which you are saying. Okay. Ears getting blocked. Okay. And now, you know your parameters. क्या हैं parameters? My oxygen levels are fine. It's between 97, 98. No temperature for the last 2 days. My CT value was 29. Okay. CT has been CT chest has been done. CT chest तो नहीं हुआ. CT chest नहीं हुआ. No. Okay. Wait for 2 days. See your CRP and D-dimer and CBC देखिए. अगर उनमें कुछ aberration है, तो उसके लिए दवा देंगे. Otherwise, next time when you go for a CT, if it is required in 2 days, 2 दिन बाद decide करना. अगर if you are requiring a CT और CT करवाने जाते हैं तो sinuses का CT भी साथ में करवाना. CT और paranasal sinus एक ही टाइम में कर लेना दोनों चीज. Chest and paranasal sinuses. Okay. There are very few reported cases. मैं आपको डराऊंगा नहीं. वो गंगाराम हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं. There are few cases जहाँ sinuses के अंदर ये वायरस ने कुछ फंगल डेवलपमेंट कर दिया, कुछ कर दिया, which is not a very common thing, very rare thing. लेकिन अगर रेयर भी है और हम अगर क्लियर कर लें पहले तो कोई बुराई नहीं है. तो अगर आपको CT चेस्ट करना हो तो CT साइनस भी कर लेना. But wait for 2 days. There is no urgency. Sure. And meanwhile, doctor, anything that I can do at home to cure it? I mean, I've been taking steam and doing gargles. Anything, any home remedy that can help me open my ears, because I mean, my voice is resonating in my ears. माइल्ड चीज बता रहा हूँ, वो करके देख लीजिए. एक वाल्सेल्वा मैन्यूवर बोलते हैं उसको, छोटा सा, कि आपने नाक को बंद किया, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद किए, बंद है, और थोड़ा सा हवा फुलाई, मुंह में फुलाई हवा. ओके. आपके कान में थोड़ा प्रेशर आएगा. 3 times in a day. हो सकता है एक दिन में आपका सेटल हो जाए. Okay. Okay. Just do that. Thank you, doctor. Yeah. Thank you. Anyone would like to ask any other question? Just one question. Doctor, Papa ka, I told you that, am I audible? Yes, you are audible. So, Papa is diabetic, and his sugar we've been seeing abnormal patterns post-COVID. Particularly after dinner, I mean about 2 hours after dinner, it has been shooting up, and पूरे दिन में वो normalize रहती है. वो थोड़ी सी रीऑर्गेनाइजेशन तो करनी पड़ेगी आपकी डायबिटीज मेडिसिन की. अच्छा. रीऑर्गेनाइज, बिकॉज आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड बहुत से पेशेंट्स को इंसुलिन पे करना पड़ जाता है, बाद में रिस्टोर करते हैं और चीजों में. ये आपकी ड्रग्स की रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी है. Okay, so I mean it is okay that if the normal diabetic levels were 100, 120 and they are now shooting up to almost 300, is that okay? No, not at all. During the course of the illness up to 200 acceptable है. जब illness का part खत्म हो गया है तो none, you have to come back to your normal. Why should we accept something which is not a normal? So with normal medication, it is still going up 2 hours post dinner. It is still going up to 240. वही कह रहा हूँ, थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन, आपकी मेडिसिन क्या हैं उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. कह रहा हूँ ना, डोजेज रीशेड्यूल होंगे आपकी. अच्छा. Okay. Sarath ji, do you have any question, Sarath? Any other member in the group? If you have any question, please ask. Other than Puneet Jain, do you have any question, Sarath? Go ahead, Puneet ji, and then we will conclude. एक और question जो था, वो हमारे जो symptoms जो आए थे, that was the first symptoms which we all experienced was dryness, excessive dryness. जैसे होठ सारे फट गए, dryness in hands, feet. इसीलिए एक चीज कह is रहा that हूँ, also symptom?
यस Is यस that a यस, symptom? वायरस से That's भी हो रही है, लेकिन ऐड ऑन होती है, और आपके क्रोसिन खाने से और पसीना निकलता है, पानी निकलता है, उससे भी ड्राइनेस बढ़ती है। सो दैट इज व्हाई डिहाइड्रेशन, मैंने शुरू में बोला था कि 2-3 लीटर पानी पीना पड़ता है, लिक्विड ले चाहिए इसमें। साइड इफेक्ट तो तुम्हारा एक और देख रहा हूँ, तुम्हारे बाल कम हो गए हैं और खड़े हो गए हैं। नहीं नहीं, ये तो दिस इज नॉट अ साइड इफेक्ट अंकल, दिस इज exposure of your fitness. It is not a side effect, it is a direct effect. Aruna ji, please go ahead. Unmute yourself. Aruna ji. अब जरा थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, मेरी बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है। डॉक्टर मुझे पूछना था, मेरा एक वैक्सीनेशन हो गया है कोवैक्सीन का, अब 10 मई को ड्यू है, तो मैं लगवा लूं या फिर थोड़ा और डिले कर सकती हूँ? कौन सा वैक्सीन लगा? कोवैक्सीन। कोविशील्ड। कोवैक्सीन में डिले के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, टाइम से लगवा लेना चाहिए। अच्छा, वही मुझे पूछा था। चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू पल्लव जैन का है, पल्लव जैन, उन्होंने हैंड रेज करा है। लास्ट क्वेश्चन स्पॉट करो उनको। पल्लव, पल्लव, आर यू प्रेजेंट? हेलो, या can you hear me? Go ahead, Swani. Yes, go ahead. अंकल से मुझे एक क्वेश्चन है। मेरा रिसेंटली अभी क्या है, मेरा परसों से ही स्मेल और वो टेस्ट चला गया है ना, और 2 वीक्स पहले मैं वैक्सीनेट हुई थी, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मेरे को कोई फीवर नहीं आया, सिर्फ मुझे टेस्ट और स्मेल चला गया मेरा। सो लाइक हम CBC CRP करवाना चाहिए या रुकना चाहिए क्या? आई जस्ट वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, इसका आंसर मैं दे दूं? डॉक्टर साहब इसका आंसर मैं दे देता हूं। मेरा सभी मेंबर्स से गुजारिश है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर साहब का नंबर शेयर कर रहा हूं ग्रुप के ऊपर। डॉक्टर साहब इज वेरी मच अवेलेबल बेसिकली डायरेक्टली टू हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स डायरेक्टली। आप जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से करना है, क्या उनका शेड्यूल है, क्या टाइम है, क्योंकि उनसे मैंने 1 घंटे का टाइम मांगा था, 1.25 घंटा हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है सुहानी, ये इमीडिएटली आप डॉक्टर साहब का नंबर आपके पास है नहीं तो मैं आपको दे देता हूँ, आप उनको भेजिए, वो आपको जवाब देंगे। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, कोई भी सिम्टम हो, क्योंकि नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, नए नए सिम्टम्स डॉक्टर्स को हम बताएंगे, तब उसको वो इवेल्युएट करके बताएंगे कि है या नहीं है। लेकिन जनरली जो भी सिम्टम्स जहां से भी हमको अनयूजुअल लगता है, वो कोविड की डायरेक्शन में ही फॉल्स नेगेटिव आकर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। जिस दिन भी हमको प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर साहब यदि है आपके कोई फैमिली डॉक्टर, उनके पास जाएं, यदि नहीं है तो डॉक्टर साहब का नंबर मैं शेयर कर रहा हूं, आप इमीडिएटली इनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएं, मैसेज दें, ही विल कम इन कॉन्टेक्ट विद यू। आई एम ट्राइंग कि किसी तरीके से, इसी तरीके से जूम के माध्यम से आपसे डायरेक्ट 1:1 कनेक्ट हो जाए। यदि वो पॉसिबल हुआ तो 1-2 दिन में वो भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज के बाद आप लोगों को केवल एक आश्वासन देता हूं इस ग्रुप की तरफ से कि हम लोगों को डॉक्टर ना समझें, हम लोगों से आपस में ना पूछें कि क्या कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप सीधा डॉक्टर बख्शी को के नंबर पर मैसेज कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। आप 1:1 कनेक्ट कीजिए और जैसा वो कहें उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। 6वें दिन सब लोग स्वस्थ होकर बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।